हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राज पुरोहित। आज जो हम सेशन लेके आए वो करंट अफेयर का सेकेंड वीक ऑफ मे रहेगा। वैसे 8 से लेके 16 तारीख तक हम जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फिल्टर करके आपके लिए बढ़िया से इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इधर सब अपने इधर कवर करने वाले। अगर आप तैयारी करो बैंक और एसएससी तो उसके लिए बेस्ट आपका ये वीडियो रहेगा। एक ही सेशन के अंदर 8 दिन की जितनी भी न्यूज़ सब के सब अपने कवर करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत सारी न्यूज़ेस बनी है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। मई का महीना एकदम धमाकेदार जा रहा है न्यूज़ के मैटर के अंदर, तो कंटेंट बढ़ता ही जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ हमारी एप्लीकेशन स्टडी अड्डा 247 डाउनलोड करना चाहते हो सिंपल ये QR कोड को स्कैन करो और आपका एप्लीकेशन आपके सामने रहेगा। ठीक है, आज का पहला न्यूज़ हमारे सामने है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से SBI कार्ड। देखो, SBI कार्ड ने सेल किया 1800 करोड़ का स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड पूल टू एक कंपनी, इसका नाम है इंटीग्रो फिनसर्व करके। अब ये स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड क्या रहता है ये थोड़ा बता दो। ठीक है, देखो क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको पता ही है बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि इतना पैसा आप यूज कर सकते हो और फिर उसका कुछ समय के बाद में आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ता है। अगर वो पेमेंट आप नहीं करते हो ड्यू डेट के बाद में तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाती है। मगर कई बार ऐसा रहता है कि लोग हर कोई पेमेंट तो कर लेता है, मगर कुछ ऐसा परसेंटेज भी है कस्टमर का जो एंड तक पेमेंट करता ही नहीं है, तो उसे क्या बोला है, स्ट्रेस्ड अमाउंट बोला जाए, स्ट्रेस्ड एसेट बोला जाता है। ये NPA रहता है ना, वो भी स्ट्रेस वाला ही काउंट रहता है। तो SBI ने क्या कर दिया, 1800 करोड़ का जो क्रेडिट कार्ड वाला स्ट्रेस वाला अमाउंट है ना, वो किसको बेच दिया है भैया, इसको इन्होंने एक इंटीग्रो करके एक फिनसर्व कंपनी उसको दे दिया है। अब वो कंपनी क्या करेगी, इससे जितना भी पैसा रिकवर कर सकती है वो करेगी। ठीक है, चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और The transaction is aimed at the reducing the non-performing asset NPA जो मैंने बता दिया, ठीक है, and improve the asset quality amid the rising credit card due diligence करके बोलेंगे। ठीक है, देखो जो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो लोग पेमेंट नहीं करते तो ऑफकोर्स NPA के अंदर वो काउंट होता है और इसकी वजह से जो बैंक का जो क्वालिटी है असेट का वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो अगर ऐसा अगर मार्केट में ऐसा सेल कर देता तो जितना भी उसे अमाउंट आता है तो उसे कहीं ना कहीं उनका जो लॉस हो रहा है वो कम से कम वो हो जाता है। तो हर कोई इस प्रकार की कंपनी करती है, बट SBI कार्ड कर रहा है तो बड़ा नाम हो जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैड लोन सेल्स बाय द SBI कार्ड इन द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 सालों में आप देखते हो तो सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ट्रांजैक्शन की बात करें, इसके पहले भी 2022 के अंदर SBI कार्ड ने 200 करोड़ का इस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया था। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है, SBI कार्ड एक कंपनी है आपकी, इसका नाम इंटीग्रो करके है, ठीक फिनसर्व, और कितना अमाउंट है आपका रहेगा 1800 करोड़। इतना अगर आपको पता है तो ठीक है। और जो इंटीग्रो कंपनी है वो कौन सी है, मुंबई बेस्ड NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। डन, चलो नेक्स्ट न्यूज पे हम चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट न्यूज, यूनियन कैबिनेट प्रपोज लीगल प्रोटेक्शन फॉर वंदे मातरम ऑन द 150 एनिवर्सरी। वंदे मातरम आपको पता ही है क्या है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं क्या समस्या आ रही थी, इसकी वजह से ये प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, किस प्रकार से क्या होगा वो थोड़ा एक बार देखते हैं। ठीक है, यूनियन कैबिनेट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो सबको पता ही है, हैज प्रपोज्ड ग्रांटिंग द वंदे मातरम लीगल प्रोटेक्शन इक्विवेलेंट टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, जन गण मन। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कहीं ना कहीं लाया जा रहा है थ्रू द अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। अगर अभी आप वंदे मातरम को अगर उनकी इंसल्ट करते हो, अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो, तो कोई ना कोई आपके सामने कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, द प्रपोजल कम्स एज वंदे मातरम कंप्लीट द 150 ईयर सिंस इट वाज रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1875। ठीक है, ये आप डेटा याद रखना, कब लिखा गया था, किसने लिखा था, ये परफेक्ट है, इधर मैंने बता दिया और ये मैं टेस्ट के अंदर भी ऐड करूंगा। ठीक है, ओरिजिनली कंपोज्ड इन द संस्कृतम बंगाली। ठीक है, एंड पब्लिश्ड इन द नोवेल, आपका इसका नाम नोवेल का नाम क्या था, आनंद मठ करके लिखा। प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द नेशनल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मैंने एक प्रकार से हिस्ट्री भी बता दिया कि कब बनाया गया था, इसने क्या क्या किया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लिया। अब समस्या क्या आ रही थी वो एक बार अपने देख लेते हैं। इन 1950 द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने हमारा संविधान बनाया है, उसका नाम है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कौन थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अडॉप्टेड द जन गण मन एज द नेशनल एंथम एंड ग्रांटेड द वंदे मातरम एज द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो इधर बात हो रही है नेशनल सॉन्ग की बात हो रही है, एंथम की बात इधर नहीं हो रही है।
अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो उनका इंटेंशन ऐसा रहता है कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है, या उसके उनको मौके करते हैं या उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा वो अपने देखते हैं कि पॉसिबल पेनल्टीज में इंक्लूड द जेल हो सकते हैं 3 साल तक की, और फाइन भी होगा, और साथ साथ में दोनों ही ये सब सरकार ऐसा कुछ सोच रही है। अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने का कामकाज करेंगे, ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना है। थर्ड नंबर का न्यूज हमारे सामने कहां से है, जियो पेमेंट बैंक से। जियो पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया किसके साथ, इजी पे एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बीसी बोलते हैं, ठीक है, टू बूस्ट द लास्ट माइल डिजिटल बैंकिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। अब देखो जियो पेमेंट बैंक है, इसका जो मोटिव है, या कोई भी पेमेंट बैंक का मोटिव क्या ही होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जो आपके सामने जो बीसी वर्ड आ रहा है ना, ये भी क्या रहता है, एक इसका वो भी किसके लिए इनिशिएटिव ले रखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ले रखा है। अब क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो, अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन रह चुके हैं जहां पर बैंक नहीं पहुंच पाए, या वो बैंक की सर्विसेज नहीं ले रहे, ठीक है, तो उनको लास्ट माइल तक, ठीक है, चाहे वो अपनी इंडिया के किसी भी कोने में हो, तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दो उसे, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो उनके अकाउंट ओपन कर दो, ये सब के सब किस में जाते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जाता है। देन अब ये बीसी वही है, बीसी क्या करते हैं, बैंक उनको हायर करता है, ठीक है, एज ये एजेंट होते हैं, ये मार्केट में जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, ठीक है, और ये आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम जिसे बोलते हैं AEPS के थ्रू क्या कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये कस्टमर के पास जाएंगे, उनको आधार कार्ड के थ्रू OTP आएगा, देन आफ्टर उससे क्या कर सकते हैं, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे उन कस्टमर को बैंक तक आने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो बेसिक बीसी क्या करता है वो थोड़ा मैं आपको बता दिया, अब उसको पढ़ते एक्चुअल न्यूज़ क्या है। Jio Payment Bank Limited, a subsidiary of the Jio Financial Service Limited, has partnered with the fintech platform, इसका नाम क्या है, EasyPay, as a business correspondent, ठीक है। तो जियो पेमेंट एज इसको बीसी इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, हायर कर दिया, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द लास्ट माइल डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल और द सेमी अर्बन इंडिया। दोनों को ये कवर करने का काम काज करेगा। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बोला, ठीक है, थ्रू द लोकल मर्चेंट आउटलेट इंप्रूविंग द फिनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो बार बार ये वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको ये वर्ड पहले से समझा दिया, इससे जो मैं बोलूँ वर्ड तो आपको समझ में आ जाए। Under this collaboration, EasyPay BC merchant will offer the cash withdrawal and cash deposit services using the Aadhaar-enabled payment system. Clear? ठीक है, ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। द पार्टनरशिप आल्सो अनेबल द UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड द कैश विड्रॉल सर्विसेज इन कंप्लायंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन, ठीक है। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इससे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको अगर ये टाइटल लग रहा है, ये अगर आपको पता है तो भी आपका कामकाज हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेटा तो उसके अंदर कुछ है नहीं। फोर्थ नंबर की न्यूज़ पे अपने चले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिकॉग्नाइज फॉर द प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड रोड टेक्नोलॉजी। तो ये बड़ी बड़ी बॉडी के नाम मैंने आपको बताए, इन्होंने क्या कर दिया है कि भैया एक प्रकार से अप्रूवल दे दिया है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलेगा उससे हम क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने फाइंड कर दी है और उन्होंने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, जिससे क्या रहेगा कि जो ये वेस्ट होता है प्लास्टिक का, ठीक है, जो कहीं को मतलब कहीं खत्म ही नहीं होता, वो सालों हजारों साल तक ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, उसका कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकाल के बैठे हैं आज की तारीख में, ठीक है। तो CSIR और CRRI जो ऑलरेडी मैंने इतने बड़े नाम मैंने आपको बोल के बताया वही, और साथ में कौन है, BPCL, जो तीनों बॉडी इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज कर दिया बाय द इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड एंड एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड फॉर डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट रोड सेक्शन यूजिंग द टेक्निकल टेक्सटाइल जियोसेल्स मेड फ्रॉम एंड ऑफ लाइव प्लास्टिक वेस्ट। ओके, क्या बात है, देखो प्लास्टिक वेस्ट है उसको एंड करने का काम काज करेगा ये इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया बात है, गुड न्यूज है तो, ठीक है। डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रोड सेक्शन यूजिंग द जियो सेल मैन्युफैक्चर फ्रॉम द रिसाइकल एंड ऑफ लाइव प्लास्टिक वेस्ट। अब ये क्या होता है जियो सेल, एक बार ये देख लेते हैं, तब तक वरना ये लाइन आपको समझ में आएगी। मैंने जियो सेल क्या है, जियो सेल्स आर 3-dimensional cellular structure used in the civil engineering for improving the soil stability and the road durability। तो सॉइल को स्टेबल करने के लिए और रोड को लॉन्ग टर्म कैसे चले उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो जियो सेल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और जिससे क्या रहेगा कि एक अच्छा रहेगा, मतलब आपका वेस्टेज भी खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट में ही हो जाएगा। क्लियर।
और भी इसके बारे में अगर हम देखें, ठीक है, ये इनोवेशन के बारे में, ये इनोवेशन कन्वर्ट करेगा नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट इनटू द सस्टेनेबल, ठीक है। तो जो ऐसा प्लास्टिक है जो रिसाइकल नहीं हो पा रहा, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर। साथ साथ में और देखिए, सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर हर एक चीज़ का घूमनी चाहिए, एक जगह कोई ना कोई अटकनी नहीं चाहिए, तो वो भी इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इम्प्रूव द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इरोजन कंट्रोल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवरऑल ये वो वाली बातें हुई है जो आपके एग्जाम से तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट आपको ज़्यादा चीज़ें डिटेलिंग बताता है कि हाँ, कि ये टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। छठे नंबर का न्यूज़ हमारे सामने है, क्या बोल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड डेटा सेंटर क्लस्टर इन द आंध्र प्रदेश। देखो अभी जितने आप मल्टीपल टाइम्स पास्ट के अंदर भी मैंने करंट अफेयर के सेशन में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अभी इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, डेटा सेंटर ओपन कर रही है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर भैया एआई का ही है, ठीक है। हर एक चीज़ हमारे क्या फ़ोन से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए क्या लगेगा, एआई तो लगने ही वाला। एआई क्या, डेटा सेंटर तो लगेगा ही। तो बड़ी, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एयरटेल हो, सब बड़े बड़े क्या डेटा सेंटर अपने इंडिया में डाल रहे हैं, ठीक है। चलो, जिससे उनकी कमानी भी बाद में होगी। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बताऊँ, 1.6 लाख करोड़, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। डॉलर में कन्वर्ट करें 17 बिलियन डॉलर। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ होने वाला है, विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। तो भैया बाद हो जॉब्स का भरमार, एकदम पूरा इन्वायरमेंट ही बढ़िया हो जाएगा। हो सकता है फ्यूचर के अंदर विशाखापट्टनम एज आप बोल सकते हैं कि डेटा सेंटर की कैपिटल भी बन जाए, तो ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज डिजिटल इंफ्रा एंड पोजिशन विशाखापट्टनम एज अ मेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी हब बनने ही वाला है। हाईलाइट की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू डेवलप, अगर कितना ये जो ये डेटा सेंटर बनाया जा रहा है तो उसका कितना जो रहेगा, ठीक है, कैपेसिटी कितना रहेगा, 1.5 गीगावाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस डेटा सेंटर क्लस्टर इन द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितना जमीन जाने वाला है इसके, 935 एकड़, ठीक है। ये आपका जमीन वाकई ना कहीं इसके वहाँ पर ये डेटा सेंटर बनाया जाने वाला है। चलो 7वें नंबर की न्यूज़, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और उसके बाद में कमाते हैं और उसके बाद में अपने इंडिया के अंदर वो पैसा भेजते हैं फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, अलग अलग, उसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। अब रेमिटेंस सही हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, ये हमारा न्यूज़ है। इंडिया रिमेन द वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के, ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने बोल दिया कि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री अभी तक बना हुआ है, वैसे काफ़ी सालों से नंबर 1 वही चल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या रेमिटेंस होता है, कितना पैसा आता है बताएं हम, देखिए क्या, ठीक है। तो भैया 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा आता है, बढ़िया बात है। ये हमारे डायरेक्ट ही फॉरेक्स रिजर्व के अंदर इतना पैसा हमारा डॉलर हमारे पास आ ही जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग, एक बार टाइटल तो पढ़े ना, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, रिलीज कौन करता है ये भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, इसे IOM बोला जाता है। इंडिया रिमेन द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, रिसीविंग द मोर देन 137 बिलियन US डॉलर। तो अमाउंट आपके सामने 137 बिलियन डॉलर, ठीक है। और भी इसके बारे में देखिए और कौन कौन सी कंट्रीज जो टॉप पर रहती है, तो हम देखें तो मैक्सिको है, फिलीपींस है, फ्रांस है, ठीक है। तो ये कंट्रीज मैंने आपके साथ में बता दी, ठीक है। और भी हम इसके बारे में थोड़ा देखें, ठीक है। साउथ एशिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेमिटेंस ग्रोथ रेट ऑफ द 11.8% इन 2024। तो डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो 2024 का अभी रिपोर्ट आई है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपके इधर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ साउथ एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज आपको दिख रही है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब के सब साउथ एशिया के अंदर आते हैं, अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिमेन्स द लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री विद आउटस्पेस रेमिटेंस एक्सीडिंग द 100 बिलियन डॉलर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ही रेमिटेंस कौन देता है, ठीक है। तो उसमें आपका आएगा, कौन आएगा, US आएगा, और लेता कौन है, तो हमारा भारत आएगा, ठीक है। चलो 8वें नंबर का न्यूज हमारे सामने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी बोलते हैं, उसने प्रपोज किया है मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स फॉर द ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स टू स्ट्रेंथन द रिटेल बॉन्ड मार्केट इकोसिस्टम। उसके लिए आपको बॉन्ड तो पता होना चाहिए। देखो बॉन्ड, अगर आपको एज ए, जैसे कोई कंपनी मेरे पास है, मेरी कंपनी है,
ठीक है, अगर मुझे पैसा रेज करने तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला मैं क्या कर दूंगा, मार्केट में जाऊंगा बैंक के पास और बैंक से लोन ले लूंगा, मगर मुझे बैंक से तो लोन लेना ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं अपनी कंपनी की जो इक्विटी है, ओनरशिप है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो मार्केट पब्लिक को मैं दूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट वो भी मुझे तो नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, मैं लोन ले सकता हूं, बट किससे लूंगा, पब्लिक से। तो जब कोई कंपनी, गवर्नमेंट अगर पब्लिक के पास से लोन लेती है तो उसे क्या बोला जाता है, या तो बॉन्ड या तो डिबेंचर। ठीक है, मगर बॉन्ड को इश्यू कौन करता है, ठीक है, तो बॉन्ड को इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। वही डिबेंचर को गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट वाले भी करते हैं। तो बेसिक आपको आइडिया लग गया। अब देखो, पब्लिक लोन दे रही है, तो उनके लिए एक लोन की जगह वो इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सॉरी, डिस्काउंट क्या, इंटरेस्ट मिलेगा। डिस्काउंट तो किसी और पार्टी, मनी मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया मैंने बॉन्ड के बारे में दे दिया है। ठीक है, इधर बात की जा रही है गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जा रही है। SEBI has proposed a major regulatory reforms for OBPS to strengthen the India's retail bond market ecosystem. SEBI का एम ये है कि वो अलाउ करेगा OBPS to offer a wider range of the debt securities including the government securities and listed debt instrument जैसे डिबेंचर वगैरह। ठीक है, बियॉन्ड द करंट परमिटेड प्रोडक्ट, मतलब ओवरऑल क्या और चीजें इसमें क्या करेगा, ऑफर करेगा कि भैया आप भी आ जाओ, मगर वो डेट मार्केट को कहीं ना कहीं करने वाला है। द रेगुलेटर हैज प्रपोज द परमिटिंग द OBPS टू डिस्ट्रीब्यूट द टैक्स सेविंग बॉन्ड्स अंडर द सेक्शन 54 EC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज सिमिलर प्रोविजंस इन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। मतलब एक प्रकार से जो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है, उसमें ऐसे बॉन्ड्स होंगे जहां पर टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल देखिए हम क्या होता है। वैसे मैं कब से बोल रहा हूँ, OBPP ये वाला भी अपने देख ही लेंगे। ठीक है, पहले इसके देखते हैं, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। SEBI हैज आल्सो प्रपोज द एक्सपांडिंग OBPS स्कोप टू इंक्लूड द प्रोडक्ट रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, और वहाँ से कोई भी बाहर की कंपनीज है, वो भी कोई इंटरनेशनल बॉन्ड निकालना है तो वो भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। Okay, at present OBPS can distribute only instruments regulated by domestic regulators such as SEBI और RBI। ये जिनको रेगुलेट करते हैं वही वाले इधर आपको मिल जाएगा, मगर फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, ओवरसीज बॉन्ड है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। बट होता भी क्या है, व्हाट इज एन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ये क्या होता है, वैसे नाम से तो आइडिया दे रहा है, पर तो भी इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, OBPS आर SEBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी फॉर द सीमलेस डिजिटल बॉन्ड ट्रांजैक्शन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बाइंग और सेलिंग की जाती है, प्लेटफॉर्म है और कुछ भी नहीं। ठीक है, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड ऑन इज 10,000। ठीक है, 10,000 का है कम से, क्योंकि लिमिट पहले ज़्यादा थी, अब इसको कम कर दिया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इन अ डेट मार्केट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही था। ठीक है, अबाउट दी फिनांस के बारे में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है कहाँ से, बिहार से। बिहार ने कैबिनेट ने क्लियर किया वर्ल्ड बैंक लोन ऑफ द $500 मिलियन। जैसे सरकार चेंज, पैसा आना शुरू भैया। ठीक है, $500 मिलियन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छी बात है, बिहार में इतना पैसा जा रहा है तो डेवलपमेंट दिखेगा फ्यूचर में। ठीक है, दिखना ही चाहिए जब पैसा जा रहा है तो। ठीक है, और ये पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है बिहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कितना पैसा है, ठीक है, मिलियन में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 4,750 करोड़। तो भैया पैसा तो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा ये तो। ओके, इससे क्या होगा, द इनिशिएटिव फोकस ऑन डेवलपिंग द इंटीग्रेटेड अर्बन इकोनॉमिक जोन एंड इंप्रूविंग द इंफ्रा इन सेलेक्टेड अर्बन सेक्टर। और सिंपल देखा जाए तो इंफ्रा पे काम करेगा, डेवलपमेंट पे काम करेगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा मोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से देखना है तो और बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है टू सपोर्ट द अर्बन इंफ्रा अपग्रेड। म्यूनसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, म्यूनसिपलिटीज़ की जो बिल्डिंग्स होती है उसको बढ़ाया जाएगा, वाटर सप्लाई को इंप्रूवमेंट करेगा, सैनिटेशन प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा, प्लान अर्बन एक्सपेंशन को भी अच्छे से काम काज करेगा। तो ये पैसा कहाँ लगेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 10th नंबर का न्यूज हमारे सामने क्या बोल रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DRDO, एंड इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली द कैरी आउट द माइडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द टैक्टिकल एडवांस रेंज आर्ग्यूमेंट वेपन सिस्टम। अब ये क्या है वो देखते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जितना बड़ा ये फुल फॉर्म आपको दिख रहा है उसे तारा बोला जाता है। क्या तारा,
अब ये कौन सा तारा है, स्टार वाला तारा है कि नहीं। देखो मैं इसको और इजी वे में बताता हूँ ना, DRDO और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने साथ में मिलके एक ऐसा, देखो जैसे ये आपका फ्लाइट जा रहा है, फाइटर जा रहा है, फाइटर क्या करते हैं, बम, एक तो उनका मिसाइल होती है ना, मिसाइलें तो क्या एकदम पिन पॉइंट से एकदम प्रॉपर जाती है, मगर कई बार कैसा रहता है कि जैसे ये बम ऊपर से नीचे फेंक दिए, ठीक है, अब वो कहाँ लगेंगे वो हमें पता नहीं, ठीक है, मतलब उनको एक्यूरेट मतलब लग रहा है कि भैया यही पॉइंट पे फोड़ना है, वो बम गिरेगा, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है। तो अब हमारे जो एयरफोर्स और DRDO ने क्या कर दिया, एक तारा सिस्टम ऐसा बना दिया है, ठीक है, कि जो बम अंदर आ जाएगा और उसके ऊपर एक बाहरी लेयर पूरी की पूरी बना दी जाएगी, जिससे क्या रहेगा कि वो एक मिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जहाँ हम हमला करना चाहते हैं वही हमला हो जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो पैसा कैसा, पहले कैसा था, अनऑर्गेनाइज चीज़ें थी, अब एकदम ऑर्गेनाइज कर दी है, जिससे रिजल्ट हमें और ज़्यादा बेटर मिले, अच्छा मिले, ठीक है। तो हम नॉर्मल बम को एक एडवांस बम में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। एक और तो मैं क्या ही बताऊँ, आसान से आसान मैंने कर दिया है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च DRDO, ठीक है। अब इधर आ जाता हूँ तारा के बारे में। तारा इज द इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस, मतलब हमारी ही सिस्टम है, ठीक है, स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है, डिजाइन टू कन्वर्ट अनगाइडेड वेयर, अनगाइडेड मतलब उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बट इसे तो गाइड कर सकते हैं, अनगाइडेड इनटू द प्रिसीजन गाइडेड वेपन। समझ में आ गया, भटके हुए इंसान को सही रास्ते पर लाने का काम काज करेगा ये। डन। द सिस्टम हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर एमरेथ हैदराबाद अलॉन्ग विद द अदर DRDO लेबोरेटरी। इससे क्या होगा ये देख लेते हैं, एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है, लिथार्थी बनेगी एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट वेपन अगेंस्ट द ग्राउंड बेस्ड टारगेट, ठीक है। तो कई बार कैसा है भैया, देखो होता क्या बताएं, अगर हम आज की तारीख में तो कैसा है, जब आप वॉर करने जाते हो तो ज़्यादा फाइटर नीचे लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि मिसाइल है, ड्रोन है, तो हमारा खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो क्या कहीं ऊपर से आप फाइटर से अगर इसको अगर छोड़ दिया जाए और हमें छोटी कहीं बॉम्बिंग करनी है, तो हमें ज़्यादा कम कॉस्ट में हमारा जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा, वो ये काम करेगा तारा। तो तारा सुनने में लग रहा है, तारा सितारा लग रहा है, मगर भैया है खतरनाक चीज़, ठीक है। अब DRDO के बारे में थोड़ा जाने, 1958 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। पेरेंट मिनिस्टर को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और समीर V कामा, डॉक्टर समीर V कामा इज चेयरमैन ऑफ DRDO। डन। चलो 11 नंबर की न्यूज़ पे अपने आ जाते हैं, क्या बोल रहा है 11वें नंबर की न्यूज़, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं IIT मद्रास ने स्टैब्लिश किया फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन द USA टू स्ट्रेंथन द डीप टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, ठीक है। तो IIT मद्रास ने अपने सिंबल आप बोल सकते हो, एक फैसिलिटी ओपन कर दी है USA के अंदर इनोवेशन के लिए, ठीक है। हाँ, कहाँ की है वो भी देखते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन द मेलनो, ठीक है, मेनलो पार्क, एक्सपांडिंग द इंडियाज डीप टेक इनोवेशन प्रेजेंस इनटू द ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। और भी इसके बारे में देखते थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। द IITM सेंटर इज अ डिजाइन टू एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर इंडिया डीप टेक स्टार्टअप्स, अनेबलिंग द एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल, मार्केट, मेंटरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब ये क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एक बीच में ब्रिज का काम करेगा, इंडिया के डोमेस्टिक जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको इंटरनेशनल में लेके जाना, वहाँ से कोई वो देखे इंडिया के स्टार्टअप्स के बारे में, तो वो इन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल उनको मिलेगा, ठीक है, मेंटरशिप मिलेगी, मार्केट मिलेगा, ग्लोबल कैपिटल मिलेगा, ये इससे उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। द सेंटर विल बी डेवलप्ड विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द 7.5 बिलियन, इतना पैसा लगेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द USD 4.5 मिलियन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो एक ये बॉडी आपको दिख रही है, ये क्या करेगी और भी अलग से क्या करेगी, मतलब इसके अंदर ही पैसा इंक्लूड हो गया है, 4.5 मिलियन का क्या रहेगा, इसमें ग्रांट से पैसा भी आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको न्यूज़ समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। Skyroot Aerospace become the India's first space tech unicorn after the rising USD 60 million। अब ये यूनिकॉर्न होता भी क्या, ये पहले अपने समझते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन को क्रॉस करे, ठीक है, और उसको क्रॉस करते हैं, जैसे आज की तारीख में आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर ऐसा है कि $1 का जो हमारे इंडिया में जो प्राइस चल रहा है,
ठीक है, वो 93 या 94 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो 9,400 करोड़ की अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर उसको क्रॉस करते हैं तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाएगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा रहता है, काल्पनिक घोड़ा है, जिसके क्या रहता है, इधर एक सिंग भी रहता है, उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। ठीक है, चलो स्काई रूट एरोस्पेस करके आप कंपनी याद रखना। ठीक है, ये यूनिकॉर्न बन चुकी है क्योंकि इसने अभी जस्ट थोड़े समय पहले $60 मिलियन है वो रेज किए हैं। मतलब पैसा कितना है, ये 570 करोड़ जितना इन्होंने कर दिया है। ठीक है, विद दिस फंडिंग, ये फंडिंग होने की वजह से उस कंपनी का वैल्यूएशन हो गया $1.1 बिलियन, नियरली डबल इट्स 2023 के अंदर उसका वैल्यूएशन था 550 मिलियन। मतलब 2 साल के अंदर भैया, 2 से 3 साल के अंदर इसने, ठीक है, डबल को ही, मतलब 100% इसने क्या कर दिया, ग्रोथ मार दिया है मार्केट वैल्यूएशन के अंदर। ओके, तो स्टार्टअप टोटल फंडिंग हैज नाउ क्रॉस द 160 मिलियन, मतलब 1500 करोड़ जितना तो इन्होंने, इस कंपनी ने क्या कर दिया, मार्केट से रेज कर दिया है। ओके, इससे क्या पता चलता है, इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर में क्या आ रही है, ग्रोथ आ रही है अच्छी। बट ऐसा नहीं कि इकलौती ऐसी कंपनी है, और भी पास्ट के अंदर जो ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जो इस सेक्टर से आती हैं और उसने यूनिकॉर्न के अंदर ऑलरेडी वो ऐड होके बैठे हुए। अब कुछ कंपनी के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो है आपका कैरबिट बी करके है, नाइसा है, और आपका एक रहेगा जुस्पे करके है। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज है, ये सब के सब प्राइवेट कंपनीज है। द फंड्स विल बी यूज्ड टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्च व्हीकल सच एज अ विक्रम 1। तो ये इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैं न्यूज़ लेके आया था पास्ट में। ठीक है, इन्होंने जो उनका जो व्हीकल है, व्हीकल का नाम क्या है, विक्रम 1, बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द विक्रम एस। ऑलरेडी उन्होंने विक्रम एस है वो उसमें सक्सेस कर दिया है, अभी विक्रम 1 के पीछे पड़े हुए हैं। पीछे पड़े क्या हुए, उस पर ये काम कर रहे हैं। डन, चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है। ठीक है, 3 जन सुरक्षा स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, तीनों की तीनों योजना को कितना समय हो गया, 11 साल। ये तीनों की तीनों योजना क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी कवर देने का काम करती है हमारे सिटीजन को। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, अच्छे से देखेंगे। मगर ये योजना है जन सुरक्षा स्कीम से, ठीक है, वो कब लॉन्च की थी, 9 मई 2015 को किया था। ठीक है, और ये किसने किया था, ऑफकोर्स मोदी जी ने किया होगा। क्यों किया था, अफोर्डेबल इंश्योरेंस देना है, ठीक है, पेंशन सिक्योरिटी देना है सिटीजन को, और साथ साथ में क्या करना है, स्पेशली टू अंडरस्टैंड इन द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए कहीं ना ये काम करेगा। ओके, अब देखो ये सब बातें तो हो गई, अब अपने थोड़ा इसके बारे में, इन तीनों योजना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो आपको पता चली गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, ठीक है, तो ये जीवन ज्योति योजना क्या है, इससे समझ में आ गया कि इंश्योरेंस देने का काम करता होगा। ओके, तो ये सब डेटा आपके सामने, एक बार डेटा मैं पढ़ के बता देता हूँ। अभी ये डेटा पूछा जाए कि नहीं जाए, बट न्यूज़ में था तो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, PMJJBY हैज सेटल द क्लेम वर्थ रुपीज 21,500 करोड़ फॉर ओवर द 10.7 लाख फैमिलीज, वाइल द PMSBY सेटल द 3,660 करोड़ ओवर द 1.84 लाख फैमिलीज। तो ऐसा नहीं कि ओनली ये योजना लॉन्च की है, इनका बेनिफिट भी हमें सिटीजन को मिला है, इसकी वजह से मैंने आपको ये पॉइंट बताया। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में हम जाने, ठीक है, तो एक दिन का 2 रुपये इंश्योरेंस का अमाउंट ये लोग चार्ज करते हैं मात्र, और आपको क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ओवर अगर मैं आपको बताऊं एक साल का कितना पैसा हो जाता है, 436 रुपया, कितना, 436 रुपया ये होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये GST के साथ में ऐड है, ये डिडक्टेड बाय द ऑटो डेबिट विद द प्रो रेटा पेमेंट ऑप्शन फॉर द डिलेड एनरोलमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका ऑटो डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट में से। ठीक है, इट इज़ अ 1 ईयर रिन्यूएबल इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंट थ्रू द LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज लिंक्ड विद द बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो एक तो LIC तो है ही, इसके अलावा और भी सरकारी कंपनीज है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, उसके साथ में, ठीक है, ये लिंक करके इस प्रकार का ऐसा योजना बनाई गई है। ओके, एज की बात करें 18 से लेकर 50 साल वाले जो है उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा इंडिविजुअल को। ठीक है, बेनिफिट की बात करते तो 2 लाख का इंश्योरेंस का पे आउट रहेगा। ठीक है, 30 दिन का लियन पीरियड भी रहेगा हमारे साथ। जो मैं आपको प्रधानमंत्री क्लास के अंदर बताता है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उस योजना के अंदर आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। डन, ये वो वाला ही इंश्योरेंस और कुछ भी नहीं है। डन, चलो नेक्स्ट हमारा जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये क्या करता है ये भी देख लेते हैं। लो प्रीमियम
प्रीमियम लेता है और ये क्या करता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। अगर आपको किसी एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाती है या उसके बाद में कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब हाथ पैर आपका टूट के कट के चला गया है, ठीक है, कान वान अगर ऐसा कुछ भी, तो उसे डिसेबिलिटी बोला जाता है, तो वो वाला बोला जाता है, ठीक है। इट फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द सोशल सिक्योरिटी फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थ्रू द अफोर्डेबल कवरेज। जो लोग इंश्योरेंस को कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। ओके चलो, द स्कीम हैज अचीव द 58 करोड़ प्लस एनरोलमेंट। अरे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला इस योजना को, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ओके चलो, थर्ड वाली हमारे पास योजना है, वो कौन सी, अटल पेंशन योजना। मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्या करेगा, जैसे कि पेंशन देने का काम करेगा। APY aims to build a universal pension system for worker in the unorganized sector। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं जो पुअर है, अंडर प्रिविलेज है, उनको पेंशन देने का काम करता है। इसको संभालता कौन है, तो एक बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS। अगर आप भी जैसे ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, तो आपका भी जो इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोमेटिकली आपके सैलरी में से किस में जाएगा, NPS के अंदर आपका जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, 18 से 40 साल की अगर आपकी उम्र है, ठीक है, और नॉन इनकम टैक्स पेयर हो, तो आप उसके लिए आप क्या हो, आप यस इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपकी 60 साल के बाद में आपको 1000 से लेके 5000 तक की क्या है, पेंशन आपको मिलेगी। डन। मगर आप ITR फाइल कर रहे हो, मतलब आप अच्छा खासा अर्न करो, तो आपके लिए ये स्कीम नहीं है। Maharashtra approved the compressed biogas policy 2026 with the 500 crore the support to promote the waste to energy project। नॉर्मली 500 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, इधर देखा जाए तो हम जो न्यूज़ लेके आ रहे उसमें हजारों करोड़ चल रहा है इधर तो भैया, ठीक है। मगर एक ऐसी पॉलिसी है, तो ऐसा पूछा भी जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इस प्रकार की पॉलिसी अगर लागू की है, तो आपका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। बायोगैस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारा ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इस प्रकार के टारगेट हमें लाने पड़ेंगे, जिससे क्या रहेगा, इट सपोर्ट द इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड द नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070 तक हमें क्या नेट जीरो की कैटेगरी में जाना है। हमें एक ऐसा देश बनना है कि हम अगर पॉल्यूशन भी करते हैं तो इतनी ही मात्रा के अंदर क्या करेंगे, तो मतलब अगर मैं खराब कर रहा हूँ तो साथ साथ मुझे उतना ही काम मुझे अच्छा भी करना पड़ेगा, जिससे बैलेंस हो जाएगा। उसको बोलते हैं नेट जीरो बोला जा रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इतने पेड़ भी लगा दूँ, ये हो जाएगा काम का, तो नेट जीरो बोला जाएगा। द पॉलिसी का इसका एम एस्टैब्लिश द कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट यूजिंग द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर यूज डिसाइड यूज, ठीक है। महाराष्ट्र जनरेट अराउंड द 24,500 मेट्रिक टन ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। क्या बात है, और फोर्स इतना बड़ा स्टेट है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना वेस्ट तो निकलना ही है डेली, और ये डेली की बात हो रही है। एंड ओवर 20 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एनुअली। एग्रीकल्चर जो वेस्टेज है वो तो 20 मिलियन निकलता है पूरे साल के अंदर की बात की जा रही है। वीच विल बी यूटिलाइज फॉर द कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन। इससे क्या रहेगा, यही वेस्ट है वो किस में, बायोगैस के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो अच्छा है किसी स्टेट के लिए, धरती के लिए, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है परमानेंट वुमन ओनली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फ्रॉम द 2027-28। अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। इससे क्या है कि जुडिशरी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं वुमन का रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार एसोसिएशन है, उसके अंदर क्या रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट करके एक पोस्ट है, मगर उसके अंदर कौन, एक वुमन ही बैठेगा, ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, फटाफट मैं रीड कर देता हूं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ परमानेंट वुमन ओनली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 2027-28 इलेक्शन साइकिल। तो कब से स्टार्ट होगा वो भी आपके सामने मैंने बता दिया है, ठीक है। द प्रपोजल वॉज मेड ड्यूरिंग द हियरिंग रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन द बार बॉडीज एंड वुमन रिप्रेजेंटेशन इन द लीगल प्रोसेस। ये भी ठीक है, मगर ये मूव क्यों लिया जा रहा है मैंने तो आपको बता दिया, पर पढ़ के बताना बहुत जरूरी है। द मूव एम्स टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन एडवोकेट इन द लीडरशिप रोल्स विद इन द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम के साथ में क्या लीडरशिप के अंदर, क्योंकि देखो ये बार एसोसिएशन के अंदर जो वहां पर इलेक्शन होता है, लड़ता है और उसका पूरा सिस्टम को बनाने का काम काज करता है, तो वहां पर वुमन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमारे लीडरशिप जुडिशरी के अंदर। डन। नेक्स्ट न्यूज,
वाइस एडमिरल, फोटो में आप देख सकते हो एडमिरल स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। यस, नेवी के हेड है ये, सिंपल भाषा में देखो, ठीक है। फोटो देखो क्या इसके इनके बारे में और ज़्यादा बताए, ठीक है। फोटो है, तो ये भाई साहब बनने वाले हमारे नेवी के हेड। ओके, डन, क्लियर। नाम क्या है? कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्ण भगवान आप याद रखो, बस सिंपल। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये भी चीफ बनने वाले हैं नेवल स्टाफ के, ठीक है। कोटक महिंद्रा भैया, वो क्या करना है, उसको परमिशन मिल गया है। आरबीआई ने बोला है कि चलो भैया तुम चाहते हो ना कि एयू स्मॉल फाइनेंस और फेडरल बैंक, ये दोनों के दोनों बैंक कैसे एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। केरला के जिसका हेडक्वार्टर है, एयू स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जयपुर के अंदर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों बैंकों के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है कोटक महिंद्रा की। आप जाओ, आपको 9.99% जितना स्टेक खरीदना है खरीदो, चलो भैया, हमारी तरफ से मना नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा एक अमाल कमीशन हो रहा है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। The permission is subject to compliance with the Banking Regulation Act 1949, RBI Commercial Bank Acquisition and Holding of the Shares or the Voting Right Directions 2025 and the FEMA Foreign Exchange Management Act 1999 regulations along with the other applicable rules। मैंने ये पूरा का पूरा इस 3 लाइनों के अंदर ये बता दिया कि कौन कौन से एक्ट है वो लागू पड़ने वाले हैं, ठीक है। 3 है, तीनों के बारे में जानकारी दे दी, समझने जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको पढ़ना है, रटना है, ठीक है। The approval falls within the RBI 10% ownership cap for significant minority stakes, ensuring the regulatory control over the bank shareholders structure, ठीक है। चलो 18 नंबर का न्यूज हमारे सामने क्या है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 ऑब्जर्व्ड ऑन द May 11 टू मार्क पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट एंड प्रमोट द साइंटिफिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो हम एक डे की बात कर रहे हैं, उसका नाम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। और 11 मई को क्यों? क्योंकि हमने क्या पास्ट में जोधपुर के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया था भैया, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका टेस्ट किया था, ठीक है। पोखरण जो राजस्थान के अंदर है, जोधपुर पता नहीं कैसे आ गया, ठीक है, ये भैया पोखरण, ठीक है। और कौन सी वो ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। एक बार पढ़ के बताता हूँ मैं। द डे कॉमरेट द सक्सेसफुल पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड ऑन द May 11, 1998 अंडर द ऑपरेशन शक्ति एट पोखरण टेस्ट रेंज इन द राजस्थान, ठीक है। तो पोखरण आप याद रखना। द टेस्ट वर कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, मतलब उस समय वो लीडर थे ऑफकोर्स, ठीक है। भाभा ऑटोमेटिक लीडर रिसर्च सेंटर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेन्स जिसे DRDO बोला जाता है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो मतलब ये 3 बॉडीज है उसके अंदर इन्वॉल्व थी, ठीक है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब से मना रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको ऑब्जर्व किया था। 1 मई का महीना था, 11 तारीख थी और 1999 था, ठीक है। तो फुल एकदम स्लाइड ही फुल ऑफ क्वेश्चन से भरी पड़ी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आ सकता है, ठीक है। RBI और उसका यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों साथ में है। इन्होंने एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है। आपने नाम सुना होगा BIS का। BIS का फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर। जो बेसल जो क्या करते हैं, बेसल नॉर्म्स भी निकालना है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बात करते अगर हम करें, ठीक है, RBI के गवर्नर के कौन है, तो आपका आंसर रहेगा श्री संजय मल्होत्रा। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टियन लिगार्डे। इन दोनों ने MOU साइन कर दिया है कि हम दोनों के साथ में मिलकर कामकाज करेंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉलिसी डायलॉग, टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन RBI और ECB। बस मिलके काम करें, इतना आप रखो तो उससे काम हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है यस बैंक को, क्योंकि यस बैंक क्या है, KYC के मैटर में अच्छे से काम काज नहीं कर रहा था, नो योर KYC अचीवमेंट संभाल नहीं रहा था, उसके लिए 31.8 लाख इतना पैसा उन्होंने क्या है पेनल्टी फाइन कर रखी है, ठीक है। बस यही है और कुछ भी नहीं। RBI ने एक और चीज, एक और भी न्यूज में था, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस करके एक NBFC है, उसको 1.8 लाख की भी इन्होंने क्या है ये KYC लगा रखी है, ठीक है। सॉरी KYC क्या, पेनल्टी फाइन कर रखी है, ओके। तो ये इस प्रकार की कुछ भी किसी बैंक को अगर KYC क्या बोलते हैं पेनल्टी फाइन करते हैं तो अपने एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखो अगर हमारे सामने नेवी से क्वेश्चन आए तो भैया आपका आर्मी से भी क्वेश्चन आएगा, मगर ये आर्मी
नेवी और एयरफोर्स तीनों से ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो एक पोस्ट बनाई गई है और उस पोस्ट का नाम है सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है, सुब्रमणी रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको अपॉइंट कर रखा है इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पोस्ट के बारे में आपको पता है, तो विपिन रावत, ठीक है, जो अपने इंडिया के पहले सीडीएस थे उनकी बात, जिनको एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटना के अंदर उनकी मौत हो गई थी, बस उसी पोस्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये भाई साहब दिख रहे हैं, ये आर्मी से रिटायर हो रखे हैं, इनको भी सीडीएस बनाया गया। सीडीएस बनाने के पीछे कारण ही बताओ कि तीनों के तीनों जो फोर्सेज है उसके बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन कैसे रहे, वॉर के टाइम में हम बेस्ट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, उसके लिए सीडीएस बना रखा है। ठीक है, बस हो गया। ये जो फोटो में छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ठीक है, छोटा है मगर ये सामान्य नहीं है। ठीक है, सामान्य क्यों नहीं? क्योंकि इनके नाम पे रिकॉर्ड है दर्द। चेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसका नाम है आपका फ्यूस्टिनो ओरो, बिकम्स द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस हिस्ट्री। अब तक के इतिहास के सेकेंड यंगेस्ट है। अब यंगेस्ट कौन है उसके बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा इसके बारे में देखें। ठीक है, इनकी एज कितनी है? 12 साल 6 महीने 26 दिन। ठीक है, और ये क्या बन गए? इतनी कम एज के अंदर क्या बन चुके हैं? चेस मास्टर, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, द ग्रैंड मास्टर टाइटल इज द हाईएस्ट टाइटल अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। कौन देता है? ठीक है, उस बॉडी का नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, जो ऑलरेडी मैंने ये पास्ट में ये न्यूज़ कवर कर रखी है। अभिमन्यु मिश्रा सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड में जो क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन 2021 एट 12 साल 4 महीना और 25 दिन। ठीक है, तो ये देखो, तो ये तो भैया 6 महीने तक पहुंचा हुआ है, तो वो तो काफ़ी छोटा बच्चा था। ठीक है, तो पहला वाला इंडिया से, दूसरा वाला आपको कहाँ से देख लिया आपने? ठीक है, अर्जेंटीना से। क्लियर है? चलो, एक और डे हमारे सामने है। ऑलरेडी हमने एक डे पढ़ लिया है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब है नर्सेस डे। ठीक है, अब ये कब मनाया जाता है? मई का महीना 12 तारीख। ओके भैया, एक व्यक्ति थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जिसके नाम पे ये हम क्या इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इसका जो आपका थीम है वो है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, इम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ्स। ठीक है, तो उसकी थीम थोड़ी लंबी है मगर एग्जाम पूछे जाने की संभावना पूरी है। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक गुड न्यूज़ है ये कि हमारी जो सरकारी बैंक है वो अच्छा खासा मुनाफा कम कर रही है। नेट अगर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ जितना पैसा कमा के सरकार को दिया जा रहा है। 1.98 लाख करोड़ की बात की जा रही है। एक्सटेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टिक टू द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 4 सालों से हमारी सब सरकारी बैंकें बढ़िया मोटा मुनाफा कमा रही है। ठीक है, यही, और साथ साथ में पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने के साथ में जो लोन भी दे रहे हैं वो भी क्वालिटी दे रहे हैं। एनपीए कम से कम हो रहा है, वही लिखा है इंप्रूव द एसेट क्वालिटी, रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन बनाने का कामकाज किया जा रहा है। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। इतना पढ़ो, नंबर पूरे आपके अकाउंट में आएंगे। 25वें नंबर की न्यूज़ है सेबी से। सेबी ने क्या किया है? कभी सेबी, कभी आरबीआई, कभी पीएफआरडीए, कोई ना कोई न्यूज़ ये बनाते ही है। तीनों की तीनों रेगुलेटरी बॉडीज है। अब इसने कि सेबी ने क्या बोला है? सेबी ने परमिट किया है, ठीक है, कि यूज ऑफ द मार्केट डेटा, जो मार्केट का डेटा है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, किसके लिए यूज कर सकते हो? एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको किसी को सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है, ठीक है, मगर वो जो डेटा होना चाहिए वो 30 दिन पुराना हो जाता है। ठीक है, लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, लाइव नहीं होना चाहिए। 30 दिन पुराना डेटा है तो आप लीगल की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसके पहले का है तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें खराब हो सकती है। ओके, चलो, द सिक्योर सेबी रिवाइज द रूल टू अलाउ अ यूनिफॉर्म 30-day टाइम लैग फॉर द शेयरिंग एंड यूजिंग स्टॉक प्राइसेस डेटा फॉर एजुकेशनल and investor awareness activities. The revised framework aims to maintain a balance between the preventing misuse of the market data और education. बस वही कि कहीं ना कहीं एक थीन लाइन है वो खींचने का कामकाज कर रहे हैं कि आपको सीखना है तो सीखो, पर साथ साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि आपका जो ये मार्केट का डेटा इसका मिसयूज ना हो। ठीक है, यही ये काम करेगा। ओके, अब ये कब से लागू हो जाएगा? ये रूल है वो जुलाई 1 2026 से लागू हो जाएगा, तो अभी तक तो ये एक्टिव नहीं है। ओके, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे बोलते हैं DMRC, ठीक है, इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में आए हैं। उन्होंने एक कार्ड निकाला है, रुपे ऑन द गो मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, NCMC वाला कार्ड है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वाला, ऑन द गो मोबिलिटी वाला। ठीक है, इससे क्या होगा पता है? देखो, ये मैंने बोला ना, ये NCMC का, तो ये दोनों पार्टी साथ में आई है। को ब्रांडेड कौन कर रहा है? रुपे कर रहा है,
ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फॉर सिमलेस डिजिटल पेमेंट एंड द मेट्रो ट्रेवल एग्रॉस द, मतलब एयरटेल एक ऐसा कार्ड निकालेगा, ठीक है, जिससे आपको अगर पैसे अगर एटीएम से विड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ में क्या कर सकते हैं आप, वो मेट्रो के ट्रेवल के अंदर भी वो चलेगा। ओके, द इनिशिएटिव सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ द वन नेशन वन कार्ड है, एक देश है तो एक कार्ड ही होगा, ठीक है, एम्ड एट प्रमोटिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी कैशलेस ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूटर कन्वीनियंस, ठीक है, और ये कार्ड एक जगह नहीं, वो मेट्रो सिस्टम के अंदर भी चलेगा, बसेस में भी चलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, हर जगह ये चलने वाला कार्ड है, इसे बोलते हैं एनसीएमसी। क्लास में ऑलरेडी इस कार्ड के बारे में बताता ही हूँ। ओके, चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इशू किया मास्टर डायरेक्शन ऑन करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव एंड पेनल्टीज फॉर द बैंक एंड करेंसी चेस्ट, ठीक है, तो इस प्रकार के देखो जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे बहुत सारे इस प्रकार के आरबीआई के एक वीक के अंदर मास्टर डायरेक्शंस वगैरह आते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, मगर मैं इधर प्रॉपर आरबीआई का हर एक चीज़ डिटेल में लेके नहीं आ रहा, तो ये न्यूज़ भी आप लोगों के लिए एक न्यूज़ मैंने ऐड कर रखी है, ठीक है, बाकी आईबीपीएस के हिसाब से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेटा तो है भी नहीं। ओके, सिंपल एक डायरेक्शन है आपके सामने। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मास्टर डायरेक्शन इशू किया ऑन इंसेंटिव फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज along with the penalties for the deficiency in the customer service and reporting by the bank branch and the currency chest, ठीक है, अगर अच्छे से कामकाज कर रहे हैं बैंक्स तो उनको इंसेंटिव तो दिया जाएगा, बट साथ साथ में किसी प्रकार ड्यू डिलीजेंस हो रहा है, डेफिशिएंसी रह रही है कैश की, ठीक है, अगर बैंक के अंदर कैश नहीं है, एटीएम के अंदर कैश नहीं है, तो इस केस में आपके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज किया जाएगा, ये इसके अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। स्कीम ऑफ पेनल इंटरेस्ट and penalties has been introduced to ensure accurate and timely reporting of currency chest transaction and improve the customer service delivery through the banks and branches and the ATM। एक बार वर्ड आ रहा है करेंसी चेस्ट, तो करेंसी चेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में पैसा रखा जाता है, उसे करेंसी चेस्ट बोला जाता है। मेंटेन कौन करता है, तो मेंटेन बाय दी बैंक्स एंड ओन बाय दी आरबीआई, उसे बोला जाता है करेंसी चेस्ट बोला जाता है। डन, ठीक है, और करेंसी चेस्ट के बारे में और देखते हैं। देखिए, currency chests are authorized facilities set up by the selected scheduled banks to support the distribution of the bank note and the coin। yes, ठीक है, तो जैसे सिस्टम के अंदर भैया हमें नई बैंक नोट चाहिए, कॉइन चाहिए, तो वो देने का कामकाज ये करता है। अब नोट्स की बात अगर हुई है तो कुछ 3 प्रकार की नोट होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। बैंक की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार का न्यूज़ बढ़िया है भैया, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो नोट अगर देखते हैं, सबसे पहले सॉइल नोट है। सॉइल नोट कैसा होता है, एक ऐसा नोट है जो भैया यूज़ करने के साथ में क्या हो रहा है भैया, थोड़ा वियर एंड टियर की वजह से, ओके, उसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, बस सेम ओरिजिनल नोट होना चाहिए, ऐसा कोई एक दूसरी नोट का एक टुकड़ा और किसी और का उसको आप जोड़ के लाओगे तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए, 2 पीसेस ऑफ द नोट ऑफ द सेम ओरिजिनल नोट, तो वो किस में जाएगा, सॉइल नोट में जाएगा। मल्टीलेटेड नोट, ये किस में जाएगा, अ नोट विद द मिसिंग पोर्शन और मेड ऑफ द मोर देन 2 पीसेस, अगर 2 से ज़्यादा अगर पीस होते हैं तो इसमें जाएगा, और एक आध पार्ट पूरा पोर्शन ही खो जाता है तो मल्टीलेटेड में आएगा। इम्परफेक्ट, अ नोट दैट इज होली पार्शली ऑप्टिल, मतलब या तो पूरा का पूरा खत्म हो गया या तो थोड़ा ही पार्ट खत्म हुआ है, श्रंक हो गया है, उसको धोया गया है, ठीक है, तो इम्परफेक्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये नोट है। बैंक से ज़्यादा एसएससी के लिए ज़्यादा, सॉरी एसएससी से ज़्यादा बैंक के लिए डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। 28, इंडिया ने लॉन्च किया है सेहत मिशन टू इंटीग्रेट द एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। सेहत मिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। मोदी जी ने इसको, इस लीडरशिप में इन्होंने इस प्रकार की योजना निकाली है, ये सब मिशन निकाला है सेहत वाला, ठीक है। सेहत मिशन का फुल फॉर्म देखिए तो साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका क्या है, सेहत का फुल फॉर्म है। अब ये क्या करें, इंटीग्रेट एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ केयर थ्रू अ यूनिफाइड अप्रोच। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सी इनिशिएटिव, द मिशन ही इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ कौन सी पार्टीज हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च एक हो गया, ठीक है, ICRAR, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द हेल्थ आउटकम्स एंड द प्रमोट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, कैसे बढ़िया से बढ़िया सेहत आपकी सुधारी जाए, ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करने चाहिए, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये कामकाज किया जाएगा, ठीक है।
29 नंबर का न्यूज़, गवर्नमेंट टू लॉन्च द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड द आजीविका मिशन, जिसे ग्रामीण बोलते हैं, एक्ट 2025 ज्वाइन फ्रॉम द जुलाई 1। तो जुलाई 1 से जो एक ग्रामीण एक्ट करके एक योजना है, ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण करके, वो आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, मनरेगा जैसा ही और कुछ नहीं है। द इनिशिएटिव एम्स टू इनहेंस द रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गाँवों के अंदर रोजगार क्रिएट करेगा। ठीक है, लोगों का जो रहन खाना पीना है वो सुधारा जाएगा, और गाँवों के अंदर क्या है, रूरल डेवलपमेंट के इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट हैज़ नोटिफाइड दैट द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसे मनरेगा बोला जाता है, 2005 विल बी रिपील्ड फ्रॉम द जुलाई 1, 2026। तो आप बोल सकते हैं कि मनरेगा को रिप्लेस करने का कामकाज ये करेगा। ओके, चलो, ऑन गोइंग वर्क्स अंडर द मनरेगा विल कंटिन्यू सिमलेंसली अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, मतलब वही मनरेगा का एक लेटेस्ट वर्जन और अपडेटेड वर्जन ये रहेगा आपका योजना। ठीक है, अंडर द न्यू एक्ट एवरी एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड विल गेट द 125 डे का उनको काम मिलेगा ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक साल के अंदर, ठीक है, उनको 125 दिन का क्या रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, पहले 100 दिन का था, अब 125 कर दिया है। ठीक है, समय बढ़ा दिया, 25 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा इनिशिएटिव एंड सहायक AI चैट बॉक्स टू मॉडर्नाइज जुडिशियल सिस्टम। देखो हर जगह क्या हो रही है, चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही है, डिजिटाइज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया कि भैया जो ये कोर्ट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती है, क्यों ना एक काम किया जाए, इसको भी कैसा सेंट्रलाइज किया जाए और डिजिटाइज किया जाए। सबकी आईडी क्रिएट होगी। एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है तो वही आईडी से, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, और या फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या फिर उसके स्टेट हाई कोर्ट्स हो गए, सब में आप उसी आईडी से आपका कामकाज होगा। तो ओनली एक आईडी डाला जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू डिजिटली इंटीग्रेटेड केस डेटा अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द जुडिशरी, सबका सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वन केस वन डेटा इज अ डिजिटली केस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, केस नहीं, केस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिजाइन टू क्रिएट द यूनिफाइड जुडिशियल डेटा सिस्टम। बस उनको क्या करना है, सिस्टम को यूनिफाइड करना है, सेंट्रलाइज करना है जुडिशियल डेटा सिस्टम को। ठीक है, जिससे थोड़ा इजी हो जाए। और ये हर जगह पे ये जो आईडी क्रिएट होगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर जगह ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। ठीक है, देखो वेस्ट बंगाल के अंदर भैया शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं, जो न्यू सीएम है। वो भी न्यूज़ था ही, बट आपको इतना मुझे लगा इतना तो सबको ही पता होगा शुभेंदु अधिकारी के बारे में, जो नए सीएम है बीजेपी के। ठीक है, अब उन्होंने आते ही उन्होंने एक योजना है, ठीक है, वो उसका अमाउंट बढ़ा दिया है, मतलब अपडेट कर दिया। इस प्रकार की योजना ऑलरेडी बंगाल में चल रही थी। इस योजना का नाम है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम टू प्रोवाइड 3000 मंथली एड टू द वुमेन। अगर आप बंगाल में रहते हो और आप अगर वुमन हो, ठीक है, तो आपको 3000 महीने का पैसा दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे रही है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत। ठीक है, अब ये स्कीम कब इंप्लीमेंट हो जाएगी, जून का महीना रहेगा 2026 में, मतलब बहुत 10 एक दिन में हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ना, तो सीधे के सीधे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या रहेगा, वुमन एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, द स्कीम विल रिप्लेस द लक्ष्मीर भंडार स्कीम। ऑलरेडी स्कीम थी जिसमें पहले क्या होता था, अर्लियर 1500 रुपये मिलते थे अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, SC और ST से हो, ठीक है, तो आपको 1700 रुपये मिलेंगे। मगर अभी कितना कर दिया, अब सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया, 3000 सबको ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स पहले की कंपेयर में अमाउंट अभी सीधा डबल कर दिया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, देखो गवर्नमेंट, देखो सबको ही एडवोकेट की जरूरत होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका भी एक एडवोकेट होता है। ठीक है, जिसे वो सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। ठीक है, जो पहले जो अभी है कौन है, तुषार मेहता। ये नाम कोई कॉमन नहीं है, हर जगह न्यूज़ में देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी 2 बुक निकाली है। ठीक है, तो उस बुक्स लॉन्चिंग के टाइम पे कौन गए थे, इंडिया के होम मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अमित शाह रिलीज द बुक बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एट द भारत मंडपम। ये एक जगह है जो दिल्ली में आ रखा है, एक्चुअली ऑफिस है गवर्नमेंट की। ठीक है, बुक्स के टाइटल एक बार देख ले क्या, द बेंच, द बार एंड द बिजारे। ठीक है, एंड दूसरा कौन सा है, द लॉफुल एंड द ऑफुल, वर रिलीज्ड बाय द भारत मंडपम। ठीक है, पब्लिकेशन कौन सा है, रूपा। ठीक है, रूपा पब्लिकेशन इंडिया करके। ठीक है, चलो
जितना भी काम का था सब मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक 2024 ये कब ऑब्जर्व किया जाता है वो भी अपने देख लेते हैं। ठीक है, 11 मई से स्टार्ट होगा, 17 मई को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है भैया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इसे मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, टेंशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, उसको मेंटल हेल्थ कैसे बेटर किया जा सकता है, कोई इस व्यक्ति से अगर जूझ रहा है तो उसे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सब का सब लोगों के बीच में अवेयरनेस है ही नहीं। ठीक है, अब इस थीम के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो थीम क्या है? थीम है एक्शन, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, एक्शन, फोकसिंग ऑन द मूविंग बियॉन्ड अवेयरनेस टू द प्रैक्टिकल स्टेप फॉर मेंटल वेलबींग के लिए। ठीक है, द कैंपेन emphasizes that small positive action can improve the emotional well-being and reduce the feeling for the helplessness। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा काम करने का, ये इस प्रकार सही बात बोलूँ तो समाज में, सोसाइटी में बात होती नहीं है, बट ऐसे इनिशिएटिव जरूर लेने चाहिए ही। ठीक है, ज़रूरत है समाज को इस प्रकार से, सरकार को सोसाइटी के लिए इस प्रकार के स्टेप उनको लेने ही चाहिए। ठीक है, जो लिए हैं। द कैंपेन आल्सो प्रमोट द वियर इट ग्रीन डे टू शो द सॉलिडिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। ठीक है, तो इसे एक प्रकार का कैंपेन चल रहा है, वियर इट ग्रीन डे, इसको भी इन्होंने, ठीक है, प्रमोट करने का कामकाज कर रहे हैं। सेबी ने एक सिस्टम निकाला है, ठीक है, गरुड़ा ग्रीन चैनल मैकेनिज्म टू फास्ट ट्रैक द लॉन्च एंड द अप्रूवल ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स स्कीम इन द इंडिया। ठीक है, तो AIF करके होता है। ठीक है, ये भी वही होगा, सिस्टम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटाइज कर रहे हैं, उसके लिए बना रखा है। ठीक है, सेबी की बात करते हैं, सेबी एक चीज़ कर रही है, द गरुड़ा मैकेनिज्म एम्स टू सिमलाइन द प्रोसेसिंग ऑफ द प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स, जिसे PPMs बोला जाता है, फाइल विद द सेबी एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ द फंड-राइजर एंड द कैपिटल डिप्लॉयमेंट बाय द AIF के द्वारा जितना मार्केट से फंड रेज किया जाता है उसको सिमलेसली कैसे एक जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? गरुड़ा में होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ठीक है, गरुड़ा है वो किसने प्रपोज किया है? ठीक है, ये सिस्टम किसके रिलेटेड है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ओके, इंडिया ने लॉन्च किया $1.5 बिलियन भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल टू द बूस्ट शिपिंग सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार का अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में जैसे कि रिस्क का फैक्टर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपोर्ट से वो कम होने नहीं देना चाहती। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के इंश्योरेंस पूल बनाए जाते हैं, जो कि हमारी सरकार ने बनाया है। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेल्ड एन इवेंट चेयर बाय द सेक्रेटरी DFS। ठीक है, to launch the domestic insurance pool, namely भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल। तो इसका नाम क्या है? BMIP, याद रखना। ठीक है, कितना रहेगा? $1.5 बिलियन, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, विथ अ सॉवरेन गारंटी ऑफ $1.4 बिलियन, 12,980 करोड़ टू facilitate continuous maritime insurance covers। ठीक है, द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन इंश्योरेंस। यस, इस प्रकार के जैसे निकाल जाते हैं तो हमें फॉरेन इंश्योरेंस के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर भी इस प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, और साथ में अनइंटरप्टेड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द वेसल एंड द मैरिटाइम एसेट्स। ठीक है, तो अच्छी बात है हमारे लिए तो। ठीक है, 36 पे चलते हैं। आपको पता है सोना महंगा हो गया है। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि नहीं, सोना नहीं खरीदना। ठीक है, और तो भी आप खरीदना चाहते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके लिए सोनार होता है, वो सोनार अपने इंडिया में तो निकलता नहीं है, इधर तो पॉलिसिंग होती है, उसको एक नया रूप दिया जाता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मगर सोना हम जहाँ से इंपोर्ट करते तो वहाँ पर अब क्या लगेगी? आपकी कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, तो उससे और ज़्यादा महंगा हो गया है। ठीक है, कितनी कस्टम ड्यूटी पहले लगती थी और अभी कितनी लगेगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, द कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 15%। यस, डबल से भी ऊपर कर दिया भैया, 1.5 गुना लगभग मारा है। और जो प्लेटिनियम है उसके ऊपर 6.4 से लेके 15.4 कर दिया, तो ये भी बढ़िया से बढ़ा दिया है। ठीक है, इस ड्यूटी के बारे में अगर हम बात करें तो 10% तो जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी पर जाएगा, इसे BCD बोलते हैं, और 5% एक सेस में जाने वाला है। ठीक है, कि इतना तो ड्यूटी में लगा, कस्टम ड्यूटी में लगा देंगे। और अगर तो भी आप खरीदते तो एग्रीकल्चर इंफ्रा एंड डेवलपमेंट करके एक सेस होता है। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसे सेस बोला जाता है। जैसे और भी बहुत सारे सेस थे, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। ठीक है, और अभी ये कौन सा है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस करके भी है।
ठीक है। अब इस प्रकार के डिसीजन क्यों लिए गए, बोले सर इसको महंगा क्यों किया, इसके वजह कारण क्या है, तो देखते हैं राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। यस, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे हमारे क्या हो रहा है, फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे फॉरेक्स पे आ रहा है लोड, ठीक है, तो वो कम हमें होने नहीं देने भैया, उसको संभाल के रखना क्राइसिस के टाइम के लिए, ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। तो हम अगर हम गोल्ड भी अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा उसे, ठीक है, और हमारा डॉलर बाहर जाएगा, ठीक है। तो हम ये चाहते नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गोल्ड को महंगा कर दिया, ठीक है। दूसरा कौन सा, जियोपॉलिटिक्स टेंशन चल रही है, आपको पता है वेस्ट एशिया के अंदर यही सबसे बड़ा रीजन है, और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में कोई अभी मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो यही है। तो आप बोल सकते हैं वॉर की वजह से ये सब जैसे इस प्रकार के स्टेप लिए जा रहे हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है एडवांस अग्नि मिसाइल विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया डे बाय डे भयंकर, ठीक है, स्पेस के अंदर तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, डिफेंस में बढ़िया हम कामकाज कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कहाँ पर उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, MIRV सिस्टम, मल्टीपल इंटरडिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल की बात की जा रही है, ओके। द मिसाइल वॉज टेस्टेड विद द मल्टीपल पेलोड, अलग अलग पेलोड पे इसको यूज़ किया गया है, ईच कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग डिफरेंट टारगेट स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो हमने अलग अलग टारगेट को हिट किया है, ठीक है। इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है उस रीजन के अंदर उसको हमने इसको टेस्ट किया है, इंडिया ने इसको सक्सेसफुली, इसका हमारा कामकाज हो गया कि हाँ इसको अब हम ये यूज कर सकते हैं MIRV टेक्नोलॉजी को, डन। चलो 38 नंबर का न्यूज़, 38 नंबर का न्यूज़ क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है वन नेशन वन ऐप, ठीक है। एक नेशन है तो एक ही ऐप आएगा, ठीक है, मगर किसके लिए है, ठीक है, ईवी को चार्ज करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक सिस्टम बनाया जा रहा है अपने इंडिया में, चार्जिंग का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, फैसिलिटी बनाई जा रही है, उसके लिए ये बात की जा रही है, ठीक है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल विद 503.86 करोड़ 503.86 करोड़ फॉर इंस्टॉलिंग द 4874 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर अक्रॉस द वेरियस स्टेट एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये डेटा भी आप याद रख सकते हो, इतना हमें टारगेट लेके बैठे हुए हैं। द इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व द मेजर CPSE सच एज द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPCL, ठीक है। फिर दूसरा है IOCL, फिर BPCL है, ये सब के सब, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर ये सब चीज़ फैसिलिटी ओपन हम करने वाले हैं, तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, डन। चलो फिर देखते हैं 39 नंबर का न्यूज़, ओके। क्या बोल रहा है ये न्यूज़, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 37,500 करोड़ कोल गैसिफिकेशन स्कीम की बात की जा रही है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन स्कीम कितना पैसा, 37,500 करोड़, ठीक है। और इस प्रकार के बहुत सारे लिग्नाइट का गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट हम ओपन करेंगे। अब इससे होगा क्या, ये हर चीज़ के पीछे कारण होता है, कोई ऐसे ही नहीं होता। द इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस डेवलप डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल एंड स्ट्रेंथन द इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। हमारी जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं हम कम करना चाहते हैं, इसकी वजह से ऐसे हम स्टेप्स ले रहे हैं। इट सपोर्टेड द इंडियाज द ब्रॉडर्स गोल ऑफ द अचीविंग 100 मिलियन टन ऑफ द कॉयल गैसिफिकेशन बाय 2030। हमें क्या करना है, ये डेटा दिख रहा है 2030 तक हमें 100 मिलियन टन को अचीव करने का कामकाज करना है। 40वें नंबर की न्यूज़, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, ठीक है, गोल्ड तो हमें कम से कम बाय करना है, बट इतनी अनस्टेबिलिटी सरकार को दिख रही है इस वॉर की वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं, शुगर को भी हम क्या कर रहे हैं, बैन कर दिया कि अगर आपको बाहर कहीं शुगर को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो भैया बैन बैन बैन, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। 30 सितंबर 2024 तक अंटिल 30 सितंबर 2024 तक इसको बैन कर दिया है। सेफगार्ड डोमेस्टिक सप्लाई एंड द कंट्रोल इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। हमारी अंदर की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनकी सप्लाई के अंदर कोई समस्या ना आ जाए, वही ना कहीं अपने वो चीज़ शॉर्टेज ना हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें की जा रही है। एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, जबकि तुम देखा जाए तो वर्ल्ड के सेकेंड जो शक्कर को बनाने वाले उत्पादक कंट्री के अंदर हम आते हैं, तो भी हमने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया अभी के लिए। मूव एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट बोथ डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड द ग्लोबल शुगर प्राइसेस। यस, इससे क्या रहेगा, हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शुगर के प्राइसेस बढ़े, भाई इंडिया के अंदर तो स्टेबल रहेगी, डन, ठीक है। अब ये बैन किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, रॉ शुगर, वाइट शुगर और रिफाइंड शुगर के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। चलो
आगे बढ़ने से पहले एक बार पानी पिया जाए। 41 नंबर का न्यूज़। हाँ, आई नो ये सेशन थोड़ा लंबा है, ठीक है, पर न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्रॉसेज द 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन, becoming the Asia's second company after the TSMC to achieve the milestone। ठीक है, तो साउथ क्या बोलते हैं, एशिया की दो कंपनी, एक तो TSMC जो ऑलरेडी ने क्या कर दिया था, उसका मार्केट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अब सैमसंग भी इस कैटेगरी के अंदर आ गई, तो दो कंपनी हो गई, एशिया से बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब क्यों है क्या, वो थोड़ा एक बार देखते हैं। ठीक है, ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड फॉर द AI रिलेटेड सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मार्केट जंप कर रहा है। ओके, फिर और इसके अंदर देखिए, क्योंकि जो ये कंपनी है ना, वो स्ट्रॉन्ग बढ़िया से कामकाज कर रही है AI के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम द ओनली द सेकेंड एशियन कंपनी टू अचीव द 1 ट्रिलियन कंपनी ऑफ द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। TSMC का पूरा नाम ये आपके सामने है। ठीक है, तो दो कंपनी का, दोनों का नाम आप याद रखना। और $1 ट्रिलियन, इंडिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस कैटेगरी के अंदर आती हो। एक और डे, तीसरा डे, पहला डे कौन सा था, नेशनल टेक्नोलॉजी वाला, 11 मई। 12 मई को क्या नर्सेज डे मनाया जाता है, और आपके सामने एक और डे आ गया 15 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। तो फैमिली के अंदर, फैमिली का थीम देखते हैं, फैमिलीज, इनइक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबीइंग करके। ठीक है, ये डे जितने मनाए जाते हैं वो अवेयरनेस के लिए मनाए जाते हैं। ठीक है, अब पहली बार कब मनाया गया था वो भी देख लेते हैं। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1993 एंड फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1994। ठीक है, चलो। CTBC बैंक एक बैंक है। ठीक है, CTBC ओके, बिकम द फर्स्ट टाइवनीज बैंक टू ओपन द ब्रांच एट द गिफ्ट सिटी। आपको पता है गिफ्ट सिटी वाला सिस्टम, गिफ्ट सिटी एक ओवरसीज एक विंडो है। ठीक है, जैसे बाहर वाली कंपनीज वहाँ पर आके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर उनके रूल उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर उस एरिया के अंदर चलेंगे, और पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग वो कहीं ना कहीं कनेक्ट स्टैब्लिश करेगा और अपने धंधे को बढ़ावा देने का काम करेगा। गिफ्ट सिटी ऐसे ये काम करती है। ठीक है, द ब्रांच वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर द रिसीविंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, मार्किंग अ की माइलस्टोन इन द इंडिया ताइवानीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ओके, चलो 44 नंबर का न्यूज क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितनी न्यूज है देखो RBI से। RBI ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि 30 बैंक्स इंटीग्रेटेड विद उद्यम पोर्टल टू हेल्प द ट्रेस, जो ऐसे अकाउंट होल्डर है जो मर चुके, उनका जो अमाउंट है अभी तक क्लेम नहीं किया गया, वो वाली बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि 30 बैंक ने ऑलरेडी डेटा वहाँ पर रख दिया है। ठीक है, जो बैंकों के पास पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है और ऐसे व्यक्ति है जिनकी डेथ हो चुकी है और उसको कोई अभी तक क्लेम नहीं कर रहा उस पैसे को, वो वाला एक इंफॉर्मेशन RBI ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। क्लियर है? ओके, उद्यम करके, उद्यम उस विंडो का नाम है, पोर्टल का नाम है उद्यम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इज एन ऑनलाइन सेंट्रलाइज पोर्टल डेवलप्ड बाय द RBI। किसने बनाया? RBI ने बनाया है। इससे क्या होगा वो एक बार देखिए। ठीक है, द पोर्टल कवर द अराउंड 90% of the unclaimed deposit by value held in the depositor education and awareness के लिए। ठीक है, अगर उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है तो फिर उसके अंदर पैसा क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं इस फंड में ऐसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, अभी नहीं। और बाकी ये सब क्यों करते हैं? अवेयरनेस के लिए, जिससे उसको क्लेम करना है तो कर सकते हैं। ओके, चलो 45 नंबर का न्यूज़। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये बने हैं भैया CM। कहाँ के बने हैं? ओके, तो ये पुदुचेरी के बने हैं। इन भाई साहब का नाम है रंगास्वामी। ठीक है, क्या नाम है? रंगास्वामी, याद रखना। इनकी जो पार्टी है उनका नाम है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ओके, चलो फिर देखते हैं। इंडिया पासपोर्ट रैंक 78 इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ठीक है, पासपोर्ट जब ये हेनली वाली रिपोर्ट आती है, ऑलवेज न्यूज़ सालों से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हेनली की बात करें, इंडिया का भैया बड़ा गंदा रैंक है। ओके, India's passport has been ranked 78 in the Henley, slipping from the its earlier 75। तो पहले 75 पे था, अब हम किस पे आ गए? 78 पे आ गए। ठीक है, किस पे आ गए? 75 से 78। तो हमारा तो रैंक कम ही होता जा रहा है, क्या करें।
ठीक है। और इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 56 डेस्टिनेशन ऐसी है ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ पर क्या हो सकता है, वीज़ा फ्री एंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है और सिंप्लीफाइड वीज़ा प्रोसीजर है। 56 कंट्री मात्र, ठीक है। इंडिया का रैंक अगर हम बात करें 2026 के अंदर 78, प्रीवियस रैंक 75, एक्सेस टू 56 डेस्टिनेशन, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे स्ट्रांग कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर के आप रेसिडेंट हो और सिंगापुर का आपका बात करते हैं वीज़ा है, ठीक है। तो उसके बाद में वीज़ा क्या बोलते हैं, वीज़ा कैसे बोलेंगे, पासपोर्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में 192 डेस्टिनेशन पे आप, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल और उसके अंदर वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगा। जापान सेकंड पे है, साउथ कोरिया थर्ड पे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले भी मैंने आपको बता दिया। 47 न्यूज़, इंडिया स्वामित्व स्कीम रिकॉग्नाइज एज द मॉडल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वामित्व करके, ये स्कीम कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन के लिए एक मॉडल बनी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का मॉडल बाकी कंट्रीज को भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम प्रोवाइड करने का कामकाज कर रहे हैं। अब ये क्या है मॉडल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIMM presented the Swamitva scheme as a successful governance and rural poverty mapping model to the World Bank. ठीक है, the presentation highlighted how the Swamitva scheme has strengthened the rural poverty ownership, documentation and scientifically reduce the land related dispute across the village in India. ये बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट किया जा रहा है बाकी कंट्रीज को कि देखो इस स्कीम के जरिए किस प्रकार के जो गाँवों में लैंड के रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको सॉल्व किया गया। और उसके बाद में हम ये भी देखते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो भी बताया। अब स्कीम के अंदर क्या होता है, ड्रोन बेस्ड सर्वे किए जाते हैं, हैव बीन कंडक्टेड इन द अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लाख विलेज। क्या बात है, ठीक है, आउट ऑफ द टारगेट ऑफ द 3.44 लाख विलेज अक्रॉस द कंट्री। ओके, चलो फाइनली इसी के साथ आपका सेशन हो जाता है खत्म, पूरा समाप्त, ठीक है। ये एप्लीकेशन के बारे में है, ठीक है। लास्ट अगर आपने वीडियो देखा है तो ऑफ कोर्स क्या है आपको, ठीक है, आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिएगा, जब भी आपका मेंस आएगा उस समय आपको पता चलेगा कि इन सेशन का कितना वैल्यू है, कितने सारे क्वेश्चंस है वो इन सेशन के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है, PDF अपलोड हो जाएगी और साथ में आपको तुरंत ही टेस्ट देना है। PDF अपलोड हो या ना हो, थोड़ा लेट भी हो जाए बट आपको एक बार तुरंत वीडियो देख के टेस्ट दे देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू सो मच।